नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। उत्तराखंड कोरोनिल दवा पर पतंजलि और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, स्वामी रामदेव पर लोगों को भरमाने का आरोप। हाई कोर्ट में जनहित याचिका हुई दायर। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पतंजलि से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोनिल दवा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में तीनों को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। बाबा रामदेव के कोरोनिल के संबंध में किए गए दावे के मामले में जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुलबे की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जवाब मांगा गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाई कोर्ट में फार्मेसी कंपनी पतंजलि, उत्तराखंड के आयुष विभाग के निदेशक, आईसीएमआर और राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करना होगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले, कोरोनिल को लेकर माफी मांगे रामदेव। निम्स यूनिवर्सिटी के बारे में ही गया है कि दवा बनाने में इस विश्वविद्यालय ने साथ दिया है। दरअसल हाई कोर्ट में मणि कुमार नाम के एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की थी और मांग की थी कि इस दवा पर बैन लगाया जाए। याचिका में स्वामी रामदेव पर आरोप लगाया गया है कि वे लोगों को कोरोनिल मेडिसिन लॉन्च करके भरमा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह दवा कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने की थी लॉकडाउन में सैलरी नहीं काटने की अपील। मजदूरों ने मांगी तो मिली लाठियां, 2 एफआईआर भी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 63 स्थित ओरिएंट क्राफ्ट नामक कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने लॉकडाउन की अवधि में वेतन का भुगतान नहीं करने पर बुधवार 1 जुलाई 2020 सुबह खूब विरोध किया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इसी बीच पुलिस विरोध स्थल पर पहुंची और कथित तौर पर मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। मामले में मजदूरों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक कंपनी द्वारा शिकायत के आधार पर दूसरी पुलिस ने दर्ज की है। मजदूरों की मांग की थी अप्रैल से जून तक उनका भुगतान किया जाए। मजदूरों ने कहा कि वो किराए के घर में रहते हैं और बच्चों की फीस का भुगतान करने में भी समर्थ नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फर्म के 2 अलग इकाइयों में काम कर रहे 5000 लोगों में से आधे लोग अपने गाँव के लिए रवाना हो गए थे। प्रदर्शनकारियों में एक मजदूर सुनीता ने कहा कि कुछ अन्य काम की तलाश में हैं। हमें सिर्फ मार्च तक का भुगतान किया गया था। जब हम अप्रैल में गए तो बताया गया कि कंपनी जुलाई में फिर से खुल जाएगी। हालांकि जब हम आ जाए तो हमने एक नोटिस देखा जिसमें कहा गया था कि कंपनी सितंबर में खुलेगी। इस पर हमने कंपनी से साफ करने को कहा कि हमारी बकाया राशि कब मिलेगी और कंपनी कब खुलेगी। इधर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कंपनी के इशारे पर हमारे खिलाफ लाठीचार्ज का सहारा लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हाल। 13% प्रवासी मजदूरों को ही मिला अनाज। यूपी और बिहार ने बांटा सिर्फ 2% राशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से चल रही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन की मदद दी जा रही है। लेकिन इस स्कीम की जमीनी हकीकत घोषणाओं से परे है। प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए 8 लाख मीट्रिक टन राशन का आवंटन किया गया था, जिसमें से मई और जून में महज 13% राशन ही मजदूरों को मिल पाया है। प्रवासी मजदूरों के बड़ी संख्या में शहरों से गांवों की ओर पलायन के चलते केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया गया था। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने मई और जून में हर महीने 8 करोड़ ऐसे मजदूरों को 5 किलो मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ 2.13 करोड़ लाभार्थियों को ही अब तक राशन मिल चुका है। इनमें से 1.21 करोड़ लोगों को मई में राशन दिया गया था, जबकि 92.44 लाख मजदूरों को जून में राशन मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई को स्कीम का ऐलान करते हुए बताया था कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना लॉन्च की जा रही है। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटित किए गए 8 लाख मीट्रिक टन राशन में से 6.38 लाख मीट्रिक टन राशन उठा लिया था। इस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए राशन का 80% हिस्सा राज्यों तक पहुंच गया। लेकिन 30 जून तक लाभार्थियों तक
सिर्फ 1.7 लाख मीट्रिक टन राशन ही पहुंचा है। यह हिस्सा कुल आवंटित राशन का महज 13% ही है। इसी तरह बिहार ने भी अपने कोटे का 86,450 मीट्रिक टन पूरा राशन उठाया था, लेकिन सिर्फ 2.13% हिस्सा ही मजदूरों तक पहुंच पाया है। यूपी और बिहार के अलावा 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र के लिए एक राशन का सिर्फ 1% हिस्सा ही मजदूरों तक पहुंचाया है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी यही हाल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, जाने कितना महंगा हुआ जेवर पहनना। जी हां दोस्तों, दुनिया में सोने की कीमत में इतनी ज्यादा उछाल अब तक दर्ज नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से जुलाई के पहले ही दिन सोने की कीमतों ने एक और इतिहास रच दिया। 1 जुलाई यानी बुधवार से 24 कैरेट सोने का भाव अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। अब सोने की कीमत 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम नए रिकॉर्ड में पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले जून महीने में सोने ने 3 और अलग रिकॉर्ड बनाए हैं। चांदी के भाव में भी आया उछाल। इसके अलावा चांदी के भाव में भी 1200 की उछाल दर्ज की गई है। इसी के साथ 50,000 का आंकड़ा पार करते हुए 51,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी पहुंच गया है। इसके अलावा जेवराती सोने के भाव में 500 रुपए की तेजी आई है। इसी के साथ यह 47,300 प्रति 10 ग्राम का नया भाव पर पहुंच गया है। जबकि बंद भाव की बात करें तो चांदी रिफाइनरी 50,800 रुपए प्रति किलोग्राम और चांदी कलदार 68,000 रुपए प्रति सैकड़ा पहुंच चुका है। विश्व स्तर पर सोने की ओर बढ़ा रुझान। बता दें कि विश्व स्तर पर कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निवेशकों का रुझान फिर से सोने की ओर ज्यादा बढ़ गया है। सोने की खरीदारी सुरक्षित निवेश के तौर पर ही की जा रही है। दरअसल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बनी हुई है, जिससे सोने में निवेश की मांग बनी रह सकती है और आगे कीमतों में नई ऊंचाई देखने को भी मिल सकती है। निवेशकों को बेहतर निवेश के लिए मिला सोना। पिछले साल की बात करें तो सोने ने 43% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इतनी तेजी के बाद भी सोने की मांग बनी हुई है और मौजूदा समय में निवेशकों को सोने से बेहतर निवेश के लिए कुछ नहीं लग रहा है। एक और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा है, ऊपर से कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर से ही रुझान तेज हो रहा है। सोने के अलावा चांदी को भी इस तेजी का फायदा मिल रहा है। चांदी के सितंबर वायदा में 51,000 रुपए के करीब कारोबार दिया है। वहीं चांदी के पीछे 3 महीनों में करीब 22% का जोरदार रिटर्न रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जरूरी खबर, एसबीआई ने बदले एटीएम से पैसे निकालने के नियम, अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई ग्राहकों को पता होना चाहिए कि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। 10 बिंदुओं में जाने एटीएम से पैसे निकालने के नए नियमों के बारे में। जिनके बचत बैंक खाते में 25,000 रुपए का औसत मासिक बैलेंस है, उसके लिए एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। इनमें से एसबीआई एटीएम में 5 लेन देन और 6 मेट्रो केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में अन्य बैंक एटीएम के 3 लेन देन शामिल हैं। वहीं गैर महानगरों में ऐसे खाता धारकों को 10 मुफ्त लेन देन मिलेंगे, जिनमें एसबीआई के एटीएम में 5 और अन्य बैंकों के एटीएम में 5 लेन देन शामिल हैं। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के पास 25,000 रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए भी अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप व अन्य बैंकों के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। अगर खाता धारक निर्धारित सीमा से अधिक लेन देन करते हैं तो उनसे जीएसटी के अतिरिक्त 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक शुल्क वसूला जाएगा। वहीं एसबीआई द्वारा निर्धारित सीमा से अतिरिक्त गैर वित्तीय लेन देन पर 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक शुल्क लगेगा।
साथ ही इस पर जीएसटी भी लगेगा। खाते में ज्यादा बैलेंस न होने की स्थिति में अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो खाता धारकों से 20 रुपए शुल्क के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। अगर किसी अन्य बैंक के एटीएम या बैंक ब्रांच से कोई लेन देन नहीं किया जाता तो ग्राहकों को 6 मेट्रो केंद्र पर 10 फ्री डेबिट लेन देन और अन्य केंद्र एटीएम में अधिकतम 12 मुफ्त डेबिट लेन देन की अनुमति दी जाएगी। सभी स्थानों पर सैलरी खातों के लिए एसबीआई, एसबीजी एटीएम और अन्य बैंक एटीएम में मुफ्त असीमित लेन देन की अनुमति देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सीटों को लेकर जेडीयू बीजेपी में फंस सकता है पेच, कुर्बानी से तय होगी दोस्ती। जी हां दोस्तों, जेडीयू और भाजपा के बीच छोटे से ब्रेक के बाद हुई दोस्ती दोनों दलों से कुर्बानी मांग सकती है। परंपरागत सीटों के मामले में 2010 वाली स्थिति कायम रहे, इसके लिए दोनों दलों को विधानसभा के पिछले चुनावों में जीती कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। चुनावों में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। राजद से दोस्ती के लिए जेडीयू ने अपनी कई जीती सीटें छोड़ी थी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए भाजपा ने भी ऐसी ही उदारता दिखाई थी। हालांकि इस बार भाजपा के लिए इन सीटों से दावा वापस लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीते चुनाव में उसने जेडीयू, राजद, कांग्रेस के महागठबंधन को परास्त कर ये सीटें हासिल की थी। मालूम हो कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसी 24 सीटों पर जीती थी जिन पर जेडीयू दूसरे नंबर पर था। इसी तरह जेडीयू की जीत वाली 25 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर थी। यह मसला हल हो सकता है क्योंकि सिटिंग और सेकंड का फॉर्मूला पुराना है। नई परेशानी उन सीटों को लेकर हो सकती है जिन्हें जेडीयू और भाजपा परंपरागत मानती है। दोनों पार्टियों के बीच हुई दोस्ती के शुरुआती दिनों से लेकर 2010 तक ये सीटें जेडीयू और भाजपा के पास थी। 2015 में इन क्षेत्रों का दलगत प्रतिनिधित्व बदल गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे अक्षम बिहार सरकार 12 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के साथ कर रही खिलवाड़, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना जांच को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला किया है। आरजेडी नेता ने कहा है कि कोरोना काल में देश की सबसे अक्षम बिहार सरकार 12 करोड़ बिहारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, 4 महीने बाद भी बिहार कोरोना जांच में सबसे पीछे है। संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई नया कोविड अस्पताल नहीं बन पाया, ना ही रैंडम सैंपलिंग हो रही है। सरकार ने जांच नहीं तो केस नहीं का फॉर्मूला अपना रखा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शुरू से ही आगाह किया कि जांच की गति और दायरा बढ़ाया जाए। सीएम ने वादा किया कि 10,000 जांच प्रतिदिन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कुछ हफ्ते पहले पीएम को 20,000 जांच करने का भरोसा दिलाया। हकीकत ये है कि बिहार जैसे प्रदेश में आज भी औसत जांच 5,000 से कम है। आपातकाल में झूठ बोलना महापाप है। तेजस्वी ने कहा, कम जांच करने के पीछे सीएम की मंशा कम संक्रमण दिखाने की है, लेकिन इससे खतरा आमजनों को है। आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार वास्तविकता छुपा सकती है, लेकिन विस्फोटक होती स्थिति को काबू करने का कोई उपाय नहीं है। बिहार में कुल जांच में पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत 4.48 है, जो कि खतरे की घंटी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के अतिरिक्त राशन देने के फैसले के बाद बिहार में राजनीति तेज, आरजेडी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के गरीबों को 5 माह और अतिरिक्त राशन देने के फैसले के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। आरजेडी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सिर्फ चुनावी राजनीति की जा रही है। पीएम को तभी राज्यों की याद आती है जब चुनाव होता है। पीएम अब छठ मैया की याद कर रहे हैं, तब भोजपुरी बोल रहे थे। बिहार की जनता अब किसी तरह के झांसे में आने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी 5 माह और राशन देने पर सवाल उठाए। एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि केवल 5 माह क्यों, और मदद देनी चाहिए सरकार को। हम राहुल गांधी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने सवाल उठाया था। राहुल गांधी के कहने पर पीएम ने घोषणा की है, सरकार को गरीबों को 7,50,000 रुपए भी देने चाहिए। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है। मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पूरे देश में फैसला लागू हुआ है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं। केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया है। अगर विपक्ष को रास नहीं आ रहा तो विरोध करे। साथ ही जेडीयू ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि केंद्र के फैसले से काफी लाभ होगा। कोरोना के समय में आर्थिक रूप से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। अगर पीएम बिहार रेजिमेंट का नाम ले रहे तो गलत क्या है, अब छठ मैया का नाम लिया तो अच्छी बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री और सीएम योगी पर निशाना, बोली गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा कर रहे बनारस के बुनकर। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वाराणसी के बुनकरों के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वाराणसी में बुनकरों की तंगहाली को लेकर उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सीएम ने पीएम साहब को बुलाकर एक आयोजन कर बताया कि छोटे और मझोले उद्योगों में लाखों रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए, पीएम के संसदीय क्षेत्र के बुनकर जो वाराणसी की शान है, आज गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर हैं। उन्होंने आगे लिखा, लॉकडाउन के दौरान उनका पूरा काम ठप हो गया। छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की हालत बहुत खराब है। हवाई प्रचार नहीं, आर्थिक मदद का ठोस पैकेज ही इन्हें इस तंगहाली से निकाल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस कर रही जमीन तैयार, संघर्ष के जरिए दिख रही है अकेले तड़ते। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस जिस तरह राज्य सरकार की लगातार आलोचना कर रही है और हर मुद्दे पर सड़कों पर उतर रही है, उससे लगता है कि पार्टी विधानसभा के अगले चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने का मन बना चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। इसके अलावा पुलिस ने समान नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ पिछले 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया था, जिसका विरोध जताने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देर रात थाने पहुंच गयी और गिरफ्तारी को गलत बताया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।